ईवीएम को फोड़ना असंवैधानिक नहीं लगता आपको? असंवैधानिक है मैडम, असंवैधानिक है। तो चोरी करके चुनाव जीतकर सत्ता पर बैठना क्या संवैधानिक है? लोग तो आरोप लगा रहे कि आप जो है नगर पालिका का पार्षद नहीं चुना कर ला रहे, फिर आप जन आंदोलन की बात करें, ऐसी भी बातें हो रही हैं। देखो मैडम, बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीना लगता है, तो हमारी पार्टी धीरे-धीरे होगी। और जो बोलते हैं ना, उनको भी बोलने का मौका अभी है, लेकिन जब हमारी सत्ता आएगी तब ये लोग चुप हो जाएँगे। जैसे काशीराम जी को भी लोग बोलते थे ताना। ये जो लोग कह रहे हैं ईवीएम गलत है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में जानकार नहीं है, वो पिछड़े हैं, इसीलिए वो पुराने सिस्टम पर लौटना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अगर ये पिछड़ा है या पिछड़ा नहीं है, आप लोग चुनाव आयोग और दूसरे लोग कह रहे हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव आप लोग बैलेट पेपर से क्यों करते हो? क्यों राष्ट्रपति नागरिक नहीं है? भारत का नागरिक ही है ना, पहला नागरिक है, तो उसका जब चुनाव करते हो तो बैलेट पेपर से क्यों करते हो? नहीं है लेकिन किस चुनाव किस बात की जल्दी होती है आपको? पूरा 1-1 महीने तक का तो टाइम रहता है। क्यों? इतने प्रदेश अगर आपको है। ऐसा है तो आपको मैन पावर लगा दो ना, मैन पावर लगाओ। यही तो कहना है मैन पावर लगाते पैसा खर्चा ज़्यादा होता पैसा है। खर्चा किस बात का होता है? हम लेंगे। आपको पैसा अगर खर्चा ज़्यादा होता है तो हम लोग देंगे। हम लोग 1-1 रुपया 1 रुपये में आज़ादी का जो आंदोलन चला रहे हैं ना, तो आप जब चुनाव होगा तो उससे 1 महीने पहले हमको बोल दीजिएगा, ये चुनाव आयोग को मैं बोलती हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ ना, तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग हमको 1 महीना पहले बोल दीजिएगा कि इतना-इतना खर्चा आता है। हम लोग हमारी गरीब से गरीब जनता के पास जाकर 1-1 रुपया इकट्ठा करके आपको देंगे। ईवीएम जो है आज की तारीख के अंदर मनुस्मृति है। आज की जीती जाती अगर कोई चीज़ देखी जाए मनुस्मृति है। वो मनुस्मृति जब तक रहेगी तब तक हमारे हक अधिकार हमसे छीने जाएँगे। और मेश्राम साहब अभी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर की यात्रा निकाल रहे हैं, ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा उनकी चल ही रही है। तो वो यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए हो रही है कि हमारे हक अधिकार ईवीएम के कारण ही हमारे पवन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस जीत लिया है। और आज आप जब ईवीएम में वोट डालने जाते हैं ना, तब जो वीवीपीएटी मशीन आप जो देख रही हैं ना, वो वामन मेश्राम साहब के कारण लगा हुआ है कि हमारे महापुरुषों ने तो हमेशा महिलाओं को आगे लाने की कोशिश किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कोशिश किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 के अंदर 19 20 21 ये 3 दिन नागपुर के अंदर जब उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन लिया, तो 25,000 महिलाएँ 25 तब तो संविधान भी लागू नहीं था। उस वक़्त बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी महिलाओं को अधिकार दे रहे थे हिंदू कोड बिल के माध्यम से, तभी आर्य समाज के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, राष्ट्रपति अपने राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने यहाँ तक कि नेहरू ने और शंकराचार्य ने भी मना किया कि महिलाओं को ये सब कुछ अधिकार नहीं देने चाहिए। महिलाएँ मंदिर में नहीं जानी चाहिए तो पार्लियामेंट में जाएगी। तो आज काशीराम जी ने भी उसके बाद उन्होंने काशीराम ने प्रयास किया और श्री हमारी मायावती जी सीएम भी बनी। लेकिन आज की तारीख में वो पद खाली है। लेकिन वो काशीराम जी का जो प्रयास है वो आज वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के तहत अभी पूरे 31 राज्यों के अंदर राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का हमारा संगठन है। बहन मायावती को इंस्पिरेशन मानती हैं आप? नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्यों अभी आपने ज़िक्र किया। देखिए ज़िक्र इसलिए किया कि बचपन से हम लोग आज जो समाजवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए हमारे पिताजी ने और हमारे आपके पिताजी ने और हमारे बहुत सारे लोगों ने खून पसीना डाला है, काशीराम जी के लिए किया है। बहुजन समाज पार्टी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी को खून अंदर डाल के सींचा है, पार्टी को बड़ा किया, हाथी को बड़ा किया था हमारे पिताजी ने, हमारे ही लोगों ने दिया था खून। लेकिन वो रास्ते से भटक गई, तो रास्ते से जो भटक गई है तो वो हमारी नेता नहीं हो सकती। राधे जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। द थिंग का नाम अब बदल कर नेशनल चौपाल हो गया है और नेशनल चौपाल में हम आपके साथ बात कर रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशा मेश्राम इनसे। अलग-अलग मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि आज की तारीख में
बहुजन यूट्यूबर मीट जो है वो बामसेफ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुजन मूल निवासी यूट्यूबर मीट यह नाम उन्होंने दिया था और वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशा मेश्राम जी उपस्थित थी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज जो आपने ये मूल निवासी बहुजन यूट्यूबर मीट में आप आई, क्या मकसद रहा इस यूट्यूबर मीट को करने का? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे और इंटरव्यू ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन आप एक महिला होने के बाद मुझे भी आपने जो मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका और आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो टॉपिक था सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पे जो आजकल पूरे भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर यूट्यूब चैनल, यूट्यूबरों का अभी ज़माना चल रहा है। लेकिन भारत देश के अंदर जो है यूट्यूबर को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, और जो लोग यूट्यूबर हैं, वो बहुत ही छोटे पैमाने से, मतलब छोटे पद, मतलब जगह से उभरते आ रहे हैं। लेकिन जो नेशनल मीडिया जो है, हमारे भारत देश की नेशनल मीडिया है, वो उसको आगे बढ़ाना नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि अगर वो यूट्यूबर आगे बढ़ गए तो उनका टीआरपी कम हो जाएगा। हाँ, और जो वो लोग जिस चीज़ को हाइड करते हैं, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो प्रश्न हैं, जो समस्याएँ हैं, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको वो लोग जो नेशनल मीडिया है उसको हाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे-छोटे यूट्यूबर्स हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे, वो छोटे यूट्यूबर्स उसको ग्राउंड लेवल से रूट लेवल लेवल से उसको हाइलाइट करते हैं। जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो यूट्यूबर्स ढूँढ-ढूँढ कर उसको हाइलाइट करते हैं। तो अभी जब इतनी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, तो हमने सोचा कि जो वामन मेश्राम साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के, बामसेफ के, उन्होंने हमको प्लेटफ़ॉर्म दिया कि हमको भी हमारे यूट्यूबर्स को, कि आप लोग इकट्ठा होइए, एक जगह पे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाइए। इससे क्या होगा कि ह एक प्लेटफ़ॉर्म पे आने से हमारी बातों को हम लोग उसको हाइलाइट कर सकते हैं। और छोटे-छोटे यूट्यूबर्स को कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता है। लेकिन बामसेफ जो है मदर ऑर्गेनाइज़ेशन, जो आज की तारीख के अंदर भारत के अंदर आरएसएस को कोई टक्कर देने वाली कोई अगर संस्था है, तो बामसेफ है। अगर हम जैसे छोटे-छोटे यूट्यूबर्स को इतनी बड़ी संस्था अगर सपोर्ट करती है, तो हमारी आवाज़ लोगों तक जाएगी और हमको न्याय मिल सकता है। तो इसके कारण आज जो हम लोग छोटे-छोटे यूट्यूबर्स आज यहाँ पे मीट हुआ, तो यही कारण था कि हम लोग लोगों की आवाज़ बनना चाहते थे और लोगों को अपने एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाने का ये पहला प्रयास था। आपका भी चैनल है नायक नायक नाम से, नायक वन नाम से, क्या कंटेंट होता है उसका? जी, नायक वन बहुत बड़ा चैनल नहीं है, छोटा-सा ही चैनल है, और उसके सब्सक्राइबर अभी तो 23,000 ही है। लेकिन मैं चाहती थी कि हमारे एमएनटीवी तो है ही ऑलरेडी संगठन का, लेकिन ये मेरा पर्सनल, मुझे शौक है। मुझे सोशल मीडिया पे काम करने का मुझे पहले से ही शौक है, और मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ। मतलब मेरा कुछ समय होता है, कुछ थोड़ा-सा समय, तो उस वक़्त मैं समय में फ्री रहती थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ? तो मैंने मेश्राम साहब से कहा कि सर, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ साहब। तो उन्होंने कहा कि करो। तो मेश्राम साहब के जो वीडियो है, जैसे कि जहाँ एमएनटीवी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर मैं पहुँचती हूँ, नायक वन, और मैं ही उसको हैंडल करती हूँ और मेश्राम साहब के कार्यक्रम को लाइव करवाती हूँ। जो जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी कोने के अंदर कार्यक्रम है मेश्राम साहब का, तो वहाँ पे एमएनटीवी के कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुँच पाते। लेकिन मैं मेश्राम साहब की मिसेज़ हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अपना जो जो ज़रूरत की जो चीज़ें हो, मैं उनके साथ में दे देती हूँ और एक कार्यकर्ता को लगा देती हूँ। जिससे लोगों तक साहब का अ, जो बातें हैं वो बातें, जो कंटेंट है, वो लोगों तो जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने नायक वन शुरू किया है मैडम।
ऐसा सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं। देखिए यहाँ का जो सिस्टम है जिसे मनुवादी सिस्टम कहते हैं, ब्राह्मणवाद जिसे कहते हैं, तो महिलाओं के लिए तो वो पहले से ही ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए पाबंदी भरा रहा है। उसके बाद भारत के संविधान ने मौका तो दिया, लेकिन आज भी राजनीति के क्षेत्र में चूँकि आप राष्ट्रीय पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, तो राजनीतिक के क्षेत्र में महिलाओं का जो चेहरा है, वो बहुत कम दिखाई देते हैं और ख़ासकर बहुजन समाज की महिलाएँ। तो ये इसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि इन चीज़ों का जैसे संविधान ने मौका दिया, लेकिन इसका फ़ायदा सवर्ण महिलाएँ ज़्यादा लेती हैं। बहुजन महिलाएँ जो है वो गाँव देहातों में ठीक है, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों में महिलाओं की जो संख्या है, ख़ासकर एससी, एसटी, ओबीसी की, वो नहीं दिखती। इसे कैसे देखती है? देखिए हमारे महापुरुषों ने तो हमेशा महिलाओं को आगे लाने की कोशिश किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कोशिश किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 के अंदर 19 20 21 ये 3 दिन नागपुर के अंदर जब उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन लिया, तो 25,000 महिलाएँ 25 तब तो संविधान भी लागू नहीं था। उस वक़्त बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जागरूक किया और महिलाओं को कहा शासन करती जमात बनो। बाबा साहब आम्बेडकर का ही एक स्लोगन है ना और उनका ही एक सपना था कि हमें शासन करती जमात बनना चाहिए। तो शासन करती जमात बनाने के लिए उन्होंने जो हमको पहल दिया और हमको संविधान में भी अधिकार दिया। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारी महिलाओं को अधिकार दे रहे थे हिंदू कोड बिल के माध्यम से, तभी आर्य समाज के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, राष्ट्रपति अपने राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने यहाँ तक कि नेहरू ने और शंकराचार्य ने भी मना किया कि महिलाओं को ये सब कुछ अधिकार नहीं देने चाहिए। महिलाएं मंदिर में नहीं जानी चाहिए तो पार्लियामेंट में जाएगी। इतना बड़ा उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि नहीं महिलाओं को अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं था, पार्लियामेंट की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ के उन्होंने अपना मतलब अपना सर्वस्व उन्होंने दांव पर लगाने के बाद हम महिलाओं को जो अधिकार दिया, शासन करती जमात बनने के साथ-साथ राष्ट्र की राष्ट्रपति बने, वहाँ तक का बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया। तो आज काशीराम जी ने भी उसके बाद उन्होंने काशीराम ने प्रयास किया और श्री हमारी मायावती जी सीएम भी बनी। लेकिन आज की तारीख में वो पद खाली है। लेकिन वो काशीराम जी का जो प्रयास है वो आज वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के तहत अभी पूरे 31 राज्यों के अंदर राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का हमारा संगठन है। और बहुजन मुक्ति पार्टी की भी हमारे महिला विंग है, उनकी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो एक समय अभी आएगा कि वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम महिलाएं इस देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम बनेंगी। बहन मायावती को इंस्पिरेशन मानती हैं आप? नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्यों अभी आपने ज़िक्र किया। देखिए ज़िक्र इसलिए किया कि बचपन से हम लोग आज जो समाजवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए हमारे पिताजी ने और हमारे आपके पिताजी ने और हमारे बहुत सारे लोगों ने खून पसीना डाला है, काशीराम जी के लिए किया है। बहुजन समाज पार्टी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी को खून अंदर डाल के सींचा है, पार्टी को बड़ा किया, हाथी को बड़ा किया था हमारे पिताजी ने, हमारे ही लोगों ने दिया था खून। लेकिन वो रास्ते से भटक गई, तो रास्ते से जो भटक गई है तो वो हमारी नेता नहीं हो सकती। जिस बहुजन समाज पार्टी का नाम ब्राह्मण समाज पार्टी बन गया है, वो कहती है कि ब्राह्मणों के पैर छुओ। अरे साले पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने ब्राह्मणों का तो उठा-उठा के उन लोगों ने हमारी क्या हालत कर दी है। उसके पैर छूने के लिए बात कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ब्राह्मण हमारा नहीं है, हो ही नहीं सकता है हमारा। तो बाबा साहब के साथ तो कुछ ब्राह्मण थे, सोहरलाल शास्त्री का नाम आज भी आता है। तो न वो तो न पार्टी में तो हर कोई होता है, कमिटी में हर कोई होता है। बाबा साहब अम्बेडकर का समय अलग था, अभी का समय अलग है मैडम। ईवीएम पर भी आपका भरोसा नहीं है, फिर राजनीतिक में आप राजनीति में आ रही हैं, फिर चुनाव को जब फेस करना होगा तो ईवीएम के भरोसे ही करना पड़ेगा। वहीं जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय वामन मेश्राम जी भी कहते हैं कि ईवीएम फोड़ेंगे, हर बूथ पर फोड़ेंगे, जितने बूथ है तो 15 लाख बूथों की बात उन्होंने की है कि हर बूथों पर हम ईवीएम फोड़ेंगे। फिर ईवीएम भी फोड़ेंगे, फिर कैसे एमएलए, एमपी बन पाएँगे? देखिए ईवीएम जो है आज की तारीख के अंदर मनुस्मृति है। आज की जीती जाती अगर कोई चीज़ देखी जाए मनुस्मृति है।
वो मनुस्मृति जब तक रहेगी तब तक हमारे हक अधिकार हमसे छीने जाएँगे। और मेश्राम साहब अभी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर की यात्रा निकाल रहे हैं, ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा उनकी चल ही रही है। तो वो यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए हो रही है कि हमारे हक अधिकार ईवीएम के कारण ही हमारे पवन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस जीत लिया है। और आज आप जब ईवीएम में वोट डालने जाते हैं ना, तब जो वीवीपीएटी मशीन आप जो देख रही हैं ना, वो वामन मेश्राम साहब के कारण लगा हुआ है। नहीं तो किसी ने भी ईवीएम मशीन को क्या ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की किसी की औकात नहीं थी। वामन मेश्राम साहब के कारण ही वीवीपीएटी मशीन लगा हुआ है। और हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, हर घर तक पहले तो ईवीएम क्या था वही मालूम नहीं था लोगों को। आज जो सारे के सारे लोग जैसे कि अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, उद्धव जी बोल रहे हैं और बहुत सारे नेता लोग वो भी बोलते हैं ईवीएम के बारे में। तो मतलब मेश्राम साहब की बोली सारे लोग बोल रहे हैं मैडम, नहीं तो पहले ईवीएम के बारे में कोई बोलता ही नहीं था। ईवीएम से तो सारा काम आसान हो रहा है, मतलब कि जल्दी चुनाव प्रक्रिया हो जाती है। चुनाव आयोग कहते हैं कि हमारा काम बहुत बढ़ जाता था जब सिंबल लगाते थे, थप्पा लगाते थे। अब तो हमको अब कोई जो जल्दी ही नहीं मैडम, हमको कोई जल्दी नहीं है। यहाँ तो चुनाव प्रक्रिया जो है वो बहुत लेंथी चलती है, तो उस चुनाव प्रक्रिया को जल्दी करने की कोशिश वो चुनाव आयोग कर रही है, आपको नहीं है, मैडम लेकिन किस चुनाव किस बात की जल्दी होती है आपको? पूरा 1-1 महीने तक का तो टाइम रहता है। क्यों? इतने प्रदेश अगर है। आपको ऐसा है तो आपको मैन पावर लगा दो ना, मैन पावर लगाओ। यही तो कहना है, मैन पावर लगाते, पैसा खर्चा ज़्यादा होता है। खर्चा किस बात का होता है? हम लेंगे। आपको पैसा अगर खर्चा ज़्यादा होता है तो हम लोग देंगे। हम लोग 1-1 रुपया 1 रुपये में आज़ादी का जो आंदोलन चला रहे हैं ना, तो आप जब चुनाव होगा तो उससे 1 महीने पहले हमको बोल दीजिएगा, ये चुनाव आयोग को मैं बोलती हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ ना, तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग हमको 1 महीना पहले बोल दीजिएगा कि इतना-इतना खर्चा आता है। हम लोग हमारी गरीब से गरीब जनता के पास जाकर 1-1 रुपया इकट्ठा करके आपको देंगे। तो काफ़ी समय लग जाएगा मैडम। मैंने जित 1 महीने के हम 1 महीने का कह रहे हैं ना, 1 महीने पहले बोल दीजिए। हम लोग 1 महीने के अंदर कितना रुपया आपको चाहिए चुनाव कितना खर्चा होता है वो पर्चा गिनती करने के लिए कितने लोग लगते हैं, उतने का ही देना है ना, ज़्यादा के सारा चुनाव करवाने के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं माँगेंगे ना। गिनती करने के लिए उनको जो मैन पावर लगेगा उसका पैसा देने के लिए उनको पैसा नहीं है ना, तो वो पैसा हम लोग दे देंगे। कह रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं ईवीएम गलत है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में जानकार नहीं है, वो पिछड़े हैं, इसीलिए वो पुराने सिस्टम पर लौटना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अगर ये पिछड़ा है या पिछड़ा नहीं है, आप लोग चुनाव आयोग और दूसरे लोग कह रहे हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव आप लोग बैलेट पेपर से क्यों करते हो? क्यों राष्ट्रपति नागरिक नहीं है? भारत का नागरिक ही है ना, पहला नागरिक है, तो उसका जब चुनाव करते हो तो बैलेट पेपर से क्यों करते हो? ईवीएम से करवाओ ना उसका भी चुनाव, क्यों नहीं करवाते हो? अगर पारदर्शिता है आप लोगों के पास, तो पारदर्शिता दोनों तरफ होनी चाहिए। ईवीएम में आपको संदेह है कि पारदर्शिता नहीं है? नहीं है, कैसे? ईवीएम में गड़बड़ी होती है, वो तो 2013 के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें गड़बड़ी होती है, इसमें चोरी होती है, गड़बड़ होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ होता है, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि इसमें गड़बड़ी नहीं हो रही है? वो तो साबित हो चुका है कि ये गड़बड़ी होती है। नहीं, लेकिन लोग तो पागल हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम राज के नाम पर। तो आज बहुमत जो उनको मिल रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम की वजह से बहुमत मिल रहा है? ईवीएम से ही हो रहा है। कल या परसों को एक जोक्स आया था, मैं आपको बताती हूँ। बोले कि राहुल गांधी बोल रहा है, नहीं मोदी बोल रहा है केम छे केम छे, तो राहुल गांधी बोलता है शेम छे शेम छे। तो बोले कि अरे सीट नहीं आती है हमारे चुनावों में, राहुल गांधी बोलता है, तो मोदी बोलता है उसमें तो गेम है गेम है। मतलब सारे के सारे लोग जानते हैं कि मोदी के हाथ में आज पूरा का पूरा तंत्र है और वो ईवीएम के माध्यम से गेम कर रहा है। आप भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ कि ईवीएम के माध्यम से ही अगर कल आप अगर लाते हो बैलेट पेपर, तो ईवीएम क्या ये पार्टी कोई भी जीत नहीं सकेगी। देखिए, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार बनती है,
तो उसमें फिर तो वहाँ तो बीजेपी नहीं जीत रही, महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं जीत रही थी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की देखिए सरकार बनी। इसमें इसमें भी सारा बहुत है कि तेरा भी चुप, मेरी भी चुप, ये सारे जब होते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि जब यहाँ पे अखिलेश का जब आया था, तभी अखिलेश को भी ईवीएम से ही जितवाया था, मायावती को भी ईवीएम से ही जितवाया था। बड़ा आरोप लगा रही है। हाँ, तो ये है, हकीकत है। ये सारा का सारा जो है हकीकत है। आरोप है तो मैं बोलती हूँ ना, आप लोग मुझे केस कर दो ना मेरे पे। भारत मुक्ति मोर्चा की सॉरी बहुजन मुक्ति पार्टी की बहुजन उपाध्यक्ष मुक्ति कर हाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरोप लगा रही है कि मतलब ईवीएम ही सबसे बड़ा घोटाला है। हाँ, ईवीएम ही चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। वामन मेश्राम स्पीच सुन लीजिए, मेश्राम साहब खुलेआम कहते हैं कि ये लोग घोटाला करके सरकार बनाए हुए हैं। अगर जिस दिन ये सरकार सही में अगर पारदर्शिता लाना चाहते हो तो बैलेट पेपर से लाके दो, हमारा मूल निवासियों का शासन आएगा मैडम। हम लोग मेश्राम साहब जिस तरह से तैयारी करवा रहे हैं ना, तो 15 लाख महिलाओं को मैं तैयार कर रही हूँ। ईवीएम को फोड़ना असंवैधानिक नहीं लगता आपको? असंवैधानिक है मैडम, असंवैधानिक है। तो चोरी करके चुनाव जीतकर सत्ता पर बैठना क्या संवैधानिक है? चोरी करके ईवीएम में चोरी करके डाका डाल के तुम लोग सत्ता पर बैठ सकते हो, हैं? हम लोग तैयारी करवा रहे हैं ना, इस तरह से लोगों को तैयार करेंगे कितने लोगों को वो लोग जेल में लेके जाते हैं मैडम। आपको लगता है कि बैलेट से जो है अब पहले बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, जब बैलेट से चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, एससी एसटी के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था, तो फिर वही देखो बूथ कैप्चरिंग होगी। देखो मैडम क्या होता है, अज्ञानता से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक हम लोग बूथ लेवल तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक चोरी तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, तो हम लोग वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और हमारी जितनी ऑफसेट संगठन है, वो लोगों को हम लोग अब बूथ लेवल तक हम लोग समझा रहे हैं कि हमको एक टाइम खाना नहीं खाएँगे तो चलेगा, लेकिन गलत आदमी को हम वोट नहीं देंगे और ना देने देंगे। फिर भी बहुजन मुक्ति पार्टी का कुछ खासा जनाधार जो है चुनाव में नहीं दिखा। नई पार्टी है मैडम, कांग्रेस भी तो सत्ता पर आई, कितने साल लग गए, बीजेपी भी सत्ता पे आई, कितने साल लग गए, तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी है तो धीरे-धीरे हो। लोग तो आरोप लगा रहे कि आप जो है नगर पालिका का पार्षद नहीं चुना कर ला रहे, फिर आप जन आंदोलन की बात करें, ऐसी भी बातें हो रही है। देखो मैडम, बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीना लगता है, तो हमारी पार्टी धीरे-धीरे होगी और जो बोलते हैं ना, उनको भी बोलने का मौका अभी है, लेकिन जब हमारी सत्ता आएगी तब ये लोग चुप हो जाएँगे। जैसे काशीराम जी को भी लोग बोलते थे, ताना देते थे, तो हम लोगों को अभी ताना दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको फूल-हार समझ के अभी गले में डाल के घूम रहे हैं और हमारी पार्टी सत्ता पर आएगी और आप खुद ही हमको आप मुबारकबाद देने के लिए आएँगी दिल्ली में। तो हमारे साथ ही निशा मेश्राम जी, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मुखर तरीके से बात करती है और महिला नेता के तौर पर अगर आप देखें तो बहुजन समाज के अंदर उंगलियों पर गिनने वाली महिला नेता नजर आएगी। एक बहन बहन मायावती के बाद जो नाम है वो निशा मेश्राम का समाज के अंदर दिख रहा है, चूंकि महिलाएं जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए थोड़ा कतरा रही है, भारत का संविधान है फिर भी, लेकिन आज जो महिलाएं निकल कर आ रही, जिसमें निशा मेश्राम का नाम शामिल है और जिस प्रकार से वो बात कर रही थी, उन बातों से ये लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से बयान आ रहा है, जिस प्रकार से बामसेफ की तरफ से बयान आ रहे हैं, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से इनका कार्यक्रम चलता है और जिस प्रकार से ये जन आंदोलन की बात करते हैं, जिस प्रकार से ईवीएम फोड़ने की बात करते हैं, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे और ये भी हमारे साथ ही है। तो क्या सोचते हैं हमारी चर्चा को लेकर? अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। तो आप क्या सोचते हैं? आपका क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहें द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।